बिक जाता है झूठ सच की चादर ओढ़कर, पर जिंदगी मुकद्दर को कभी बिकने नहीं देती। जितनी मर्जी चाहे सुंदर हो झूठ की सूरत, पर वक्त की मार सच को कभी छिपने नहीं देती। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या कुछ चल रहा है भारत में वो आपको बताने मैं आपकी होस्ट और दोस्त शालिका ठाकुर हाजिर हूँ। और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ HimachalAbhiAbhi.com पर। तो कार्यक्रम में पूछा गया था आपसे एक सवाल और क्या था उसका जवाब, अब वो मैं आपको बताऊंगी। और किसने दिया है सबसे पहले इसका सही जवाब। तो सवाल था कि अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई, और जवाब है 16 अगस्त 2018। और इसका सही जवाब दिया है समीर ठाकुर ने। तो आज भी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपको देना है। आप अगर सबसे पहले हमारे लिए वो जवाब देते हैं तो आपका नाम हम अगले कार्यक्रम में अनाउंस करेंगे। तो सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। अगर है आपके पास जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और बताइए हमें क्या है आपका जवाब। तो बातों का सिलसिला रहेगा जारी और कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ काम की बात से मेरा मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आप तक ना पहुंचाई जाए तो फिर कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए बात करेंगे काम की। आज की हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था वो आपको बताने जा रही हूँ। तो आज की हिस्ट्री में क्या हुआ था वो आपको बताने जा रही हूँ। 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1985 में आज ही के दिन बिल गेट्स ने विंडोज 1 ऑपरेटिंग सिस्टम को बाजार में उतारा था। आज ही के दिन 1998 में स्पेस स्टेशन जायरा का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। और आज ही के दिन 1995 में ब्रिटेन की तत्कालीन राजकुमारी डायना ने पहली बार अपने विवाहेतर संबंधों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था। ये थी इतिहास की कुछ खास घटनाएं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज की टॉप 7 न्यूज के बारे में। क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में वो भी आपको बताएंगे। भारत नेपाल रिश्तों में फिर से गतिरोध। पीएम ओली ने चीन के राजदूत से मुलाकात की है। सत्तारूढ़ यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की 18 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक फिर स्थगित कर दी गई। 10 दिन में दूसरी बार ऐसी अटकलों के बीच बैठक स्थगित हुई है। पीएम केपी शर्मा ओली या तो संसद को भंग कर देंगे और चुनाव का आह्वान करेंगे या पार्टी विभाजित हो जाएगी। विगत 17 नवंबर को ओली ने राष्ट्रपति और चीन राजदूत से मुलाकात की थी। पार्टी के जिस शीर्ष निकाय की बैठक स्थगित हुई है उसमें ओली का गुट 4 बनाम 5 के आंकड़े से अल्पसंख्यक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो कि काफी मजेदार है। तिहाड़ जेल में कक्षा लगाकर विदेशी भाषाएं सीख रहे हैं कैदी। आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर तिहाड़ जेल पहुंचे कैदियों की परिसर में कक्षाएं लग रही हैं, क्लासेस लग रही हैं। वहां पर वो रोजाना कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं और कैदी जो है वो एक दूसरे से अलग अलग भाषाएं सीख रहे हैं। जो कैदी हस्ताक्षर नहीं कर सकते वो हस्ताक्षर करना सीख गए हैं। काफी फायदेमंद ये क्लासेस उनके लिए हो रही हैं। और कुछ विदेशी कैदी हैं जो भारतीय कैदियों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, वहीं भारतीय कैदी हैं जो विदेशी कैदियों को हिंदी सिखा रहे हैं। और ये जो सारा काम किया जा रहा है ये पढ़ो पढ़ाओ अभियान के मद्देनजर किया जा रहा है। कैदियों को इसी अभियान के जरिए और इसी अभियान के तहत जो है वो शिक्षित किया जा रहा है। अब बात करेंगे उस खबर की जिसका सबको इंतजार रहता है। हर वो शख्स जो अपनी नौकरी खो चुका है या जो नौकरी की तलाश में है। IOLC में अप्रेंटिस की 436 वैकेंसी निकली है। आवेदन कब कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOLC ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, यानी कि आवेदन मांगे हैं। योग्य व पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट IOLC.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो 23 नवंबर 2020 से शुरू होगी, यानी कि 23 नवंबर 2020 से आप अपने आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 दिसंबर 2020 है। इसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो ये जो डेट्स हैं इनको नोट कर लीजिए और आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 19 दिसंबर के बाद अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे।
कुल जो पद हैं इसकी संख्या मैंने आपको पहले भी बताई, 436 रिक्त पद हैं जिन पर भर्तियां की जानी है। और इससे ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप आधिकारिक जो वेबसाइट है IOLC की, उस पर जाकर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। साथ ही बात करूंगी शैक्षणिक योग्यता की, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या कुछ होनी चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट्स हैं, उनके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है और इसकी विस्तृत जानकारी जो है नोटिफिकेशन में ही आप चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार जो है आयु की बात करें तो जर्नल EWS उम्मीदवारों के लिए 30 नवंबर 2020 तक 18 से 24 वर्ष के बीच के जो उम्मीदवार हैं वही आवेदन कर सकते हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, NCL, PWBD उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा के नियम के अनुसार छूट दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऑनलाइन हो रहा है भारत और वहीं ऑनलाइन हो रहा है हिमाचल। फलों के पौधों के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन करेंगे बागबान। हिमाचल प्रदेश में होगा ये काम। कोरोना काल में संक्रमण के बचाव के लिए पहली बार नोनी विश्वविद्यालय ने बागवानों के लिए पौधों की डिमांड भेजने को ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। बागवान डॉक्टर बाईएस परमार बागवानी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए आवेदन पत्र पर पौधों की डिमांड ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो डाक के माध्यम से भी डिमांड भेजी जा सकती है। अब तक बागवानों को पौधों की डिमांड के लिए विश्वविद्यालय या संबंधित केंद्रों तक खुद जाना पड़ता था, लेकिन अब इस डिजिटल जमाने में ऐसा नहीं होगा। अगर किसी बागवान को डिमांड देनी है तो वो ऑनलाइन या फिर डाक के माध्यम से अपनी डिमांड दे सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। स्कूलों में कोरोना का कहर बरपा और स्कूल फिर से बंद हुए। स्कूलों को खोला जा रहा है, कभी बंद किया जा रहा है कोरोना की वजह से, और इसी बीच अटकलें हैं कि परीक्षाएं कब होंगी। तो दिसंबर में हो सकती हैं पहली से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर या मार्च 2021 में लेने पर फैसला 23 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें होगा। शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों की मार्च 2021 में वार्षिक परीक्षाएं लेने के ऐलान पर पुनर्विचार शुरू हो गया है। विभाग अधिकारी दिसंबर में वार्षिक परीक्षाओं को लेकर शैक्षणिक सत्र को समाप्त करने के पक्ष में है। उधर ग्रीष्मकालीन स्कूलों में हर वर्ष की तरह मार्च में ही 8वीं कक्षा तक की जो परीक्षाएं होती हैं वो लेने का प्रस्ताव है। तो परीक्षाएं कब होती हैं इसका जो फैसला है कैबिनेट की बैठक में होगा, जो 23 नवंबर को होने वाली है। बात करेंगे एंटरटेनमेंट की जगत की। तो एंटरटेनमेंट की जगत में क्या कुछ चल रहा है। करण जौहर की कंपनी लेउड़ी मधुर भंडारकर की वेब सीरीज का टाइटल धर्मा प्रोडक्शन को मिला नोटिस। क्या है पूरा मामला वो आपको बताते हैं कि करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन अपने कर्मचारियों के चलते फिर से मुसीबत में है। एक बार मामला उनकी एक ऐसी सीरीज का है जिसका नाम बीजेपी के कट्टर समर्थक निर्देशक मधुर भंडारकर के पास पहले से सुरक्षित है। अपनी वेब सीरीज से मिलते जुलते नाम वाली सीरीज बनाने पर मधुर भंडारकर ने इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो सोशल मीडिया पर कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी से मिलती जुलती फिल्म हिंदू सरकार बनाने वाले निर्देशक मधुर भंडारकर को धर्मा प्रोडक्शन की वेब सीरीज द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स के नाम पर आपत्ति है। मधुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके करण जौहर से सीरीज के शीर्षक को बदलने की गुजारिश की है। साथ ही इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी इम्पा को भी इस मामले में घसीट लिया है। चलिए अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, बढ़ते हैं खेल जगत की ओर और आपको बताती हूँ कि फिल्म 83 का नाम सुनते ही क्यों डर गए कपिल देव। फिल्म 83 में कपिल देव का किरदार रणवीर सिंह जबकि रोमी का किरदार दीपिका पादुकोण करती दिखेंगी। 61 साल के कपिल देव ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि दीपिका और रणवीर बड़े पर्दे पर उनकी जीवन की कहानी का किरदार निभाएंगे तो वो डर गए थे। कपिल देव ने कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ था, मुझे लगा कि वे एक्टर हैं, आप किसी खेल की नकल कर रहे हैं। जब मैंने उनके साथ समय बिताया तो मैं हैरान था कि उन्होंने इतना समय लगाया और क्रिकेट के बारे में हर बारीकी को जाना। करीब 8 घंटे तक क्रिकेट के मैदान में बिताए थे। मुझे डर था। मैं कहना चाहूंगा कि वे 20 साल के नहीं हैं और उन्हें चोटिल होना नहीं चाहिए, उनकी मुझे चिंता थी।
बात करते हैं कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में मैं आपको बताऊंगी कि टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ट ने 1925 में लंदन में किया था। इसके बाद दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविजन का निर्माण 1927 में फिलो फर्न्सवर्थ ने किया था, जिसे 1 सितंबर 1928 को प्रेस के सामने पेश किया गया। बेयर्ड ने कलर टेलीविजन का आविष्कार 1928 में किया था। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो वो 1940 में शुरू हुई थी। तो इसी के साथ वक्त होता है कार्यक्रम को समाप्त करने का, और आज चाहूंगी तभी तो कल आऊंगी और लेकर आपके लिए हाजिर होंगी हमारा खास कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।